राष्ट्रीय शोषित परिषद दिल्ली का अध्यक्ष जय भगवान जाटव बोल रहा हूँ। मैं अपने दलित समाज के सब भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि यदि इस देश में बुरी स्थिति है दलितों की, तो उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, उसमें खुद दलित वर्ग ही जिम्मेवार है। ये नोट कर लेना चाहिए। हम जिस दिन चाहें इस दुर्दशा से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमारे मन में तो हो, यदि हमें जूते लात खाने की आदत पड़ गई है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। यदि आपको कोई जूते मारने आता है या लात मारता है या आपके आकर के घरों पे हमले करता है, तो वो तभी करता है जबकि उसका हमला सहते हैं। जिस दिन आप उसको जवाब देना शुरू कर देंगे, उस दिन वो रुक जाएंगे हमले। हम आज घोड़ी चढ़ने की बात आती है, घोड़ी नहीं चढ़ने देते। अरे भाई, घोड़ी पे चढ़ के बारात चलाना ज़रूरी है, और यदि ज़रूरी है शान से बारात चढ़ाइए, लेकिन ताकत तो रखिए। आप भी पूरे असले के साथ आइए, और गांव में यदि बारात चढ़ानी है तो ललकार के बारात चढ़ाइए। जो भी होगा देखा जाएगा। फिर आप ये चिंता ना करना कि हमारी बारात इस गांव से वापस जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन आप मान सम्मान से जाएंगे, ये जरूर है। चाहे आप ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी होगा होगा। लेकिन जो आदमी घोड़ी पे बारात चढ़ाना चाहता है वो पूरे ताकत से इज्जत के साथ चढ़ाए, चाहे वो गांव किसी भी लोगों का हो, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ बारात चढ़ाए। उसमें चाहे लाशें बिछ जाए, चाहे आप नंबर 2 के हथियार रखें, चाहे नंबर 1 का रखें, ये आपकी छूट है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए आपको अपना हथियार रखना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि इस देश के अंदर उन लोगों को हथियार दिए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं, जो हम लोग को, गरीबों को, दलितों को मारते हैं। हम लोगों को मारने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, और जब हमारा आदमी को, दलित आदमी लेने के लिए हथियार जाता है, कोई लाइसेंस लेने के लिए जाता है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब साफ हो जाता है, नीयत साफ है सरकार की कि हम लोग को निहत्थे रख करके दूसरे लोगों से हमें मरवाना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट है, मैंने लिखी भी है। या तो उनके भी हथियार जमा कराओ, यदि हमें नहीं देना, नहीं तो हमारे आदमी जो भी हथियार मांगे, जो भी हथियार का लाइसेंस मांगे, उसको हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए आज सरकार ने बिना लाइसेंस की फैक्ट्री खुलवा रखी है, और उन फैक्ट्री पर नंबर 2 के लाइसेंस बनते हैं। आप उस नंबर 2 के लाइसेंस बनाइए। वे सब SHO की मिला भगत से सारी फैक्ट्री इस देश में खुली हुई हैं। सब जिनको तमंचे बोलते हैं, या जिनको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हैं कट्टा, उनको कट्टा बोलते हैं, तमंचे बोलते हैं। तमंचों की फैक्ट्री पुलिस ने खुलवा रखी है, सरकार की नॉलेज में है। सब लोगों के पास 80% लोगों के पास तमंचे हैं, सब लोग रहते हैं। तो सरकार को यदि ऐतराज़ हो तो वो सारे इकट्ठे नहीं करवा ले। लेकिन सरकार का एरिया जहाँ भी हो, जहाँ भी जो थाने का इंचार्ज हो, क्या उसको पता नहीं उसके एरिया में फैक्ट्री बनी है, तमंचे बन रहे हैं, कट्टे बन रहे हैं? नहीं पता। वो मंथली उसे पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। वे पैसा देते हैं, हथियार बनते हैं, सारे देश में जाते हैं। कभी कभी पकड़ धकड़ करते रहते हैं, 2-4 आदमी पकड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ये धंधे सारे पुलिस की मिली भगत से होते हैं। और मैंने कहा कि ये 3000, 4000, 5000 में तमंचा मिल जाता है, ये कट्टा मिल जाता है। आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ले सकते हैं। बाहर अमेरिका में खुला लाइसेंस वो है हथियार रखने का। हमारे देश में मैंने कहा भाई खुली लाइसेंस छूट दे दो। सब लोग सब्जी जैसे बिकती है सड़कों पे, ऐसे ही ये कट्टे भी बिके। व्हाट इज द बुरा क्या है? कोई एक दूसरे को मारेगा तो वो तभी मारेगा जबकि वो खुद से ये समझ ले कि मैं मर गया, क्योंकि मारने वाला कोई बचने वाला तो है नहीं। जो मारेगा वो खुद मर करके ही दूसरे को मारेगा, इससे पहले नहीं मार सकता। इसलिए या तो हमारे आदमियों को लाइसेंस दो, हमारे आदमी लाइसेंस दो और ख़रीदेंगे, और सरकार उसके लिए बजट में से उसका खरीद के का पैसा हमारे शेड्यूल कास्ट फंड जो आवंटित होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें खरीद कर दे। चाहे हमें तमंचे दें, चाहे वो अपनी रिवॉल्वर दे, चाहे बंदूक दे, चाहे जो भी दे, जो देना वो दे, वो देना चाहिए। यदि वो नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन आदमियों को लाइसेंस दे रहे हैं जो हमें मारने के लिए, जो हम पर रोज़ अत्याचार करते हैं। कोई भी किसी भी गांव में 4 दबंग लड़के आते हैं और हमारी पूरी बस्ती में बहन बेटियों की इज्जत भी लूट जाते हैं, नौजवानों को गोली मार जाते हैं, मौका लगे तो वो आग भी लगा जाते हैं। ये क्या है? हमारे पास बचने के लिए एक डंडा तक नहीं है।
हम लोग, हमारे घर में पगला कुत्ता आ जाए, घर में घुस जाए, हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कम से पहले लोग बल्लम, भाले, लाठी, डंडे सब कुछ घर में रखते थे। आज किसी के घर में कुछ भी नहीं। कोई गाय, बछड़ा, कोई फालतू का जानवर घुस जाए, कोई पगला सियार या कोई भेड़िया या कोई जानवर आ जाए, घर में घुस जाए, किसी तरह से दरवाज़ा खुला घुस गया, आप उसको हट करते रहेंगे, उसे हटा नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे उसको, और वो आपके घर चढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ आपकी बिल्ली बिगड़ जाए और बिल्ली आपके ऊपर चढ़ जाए, बिल्ली को नहीं हटा पाते, ना हटा पाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मेरा अपने समाज के भाइयों से है कि घर में लाठी, डंडा, बल्लम, भाले, जो भी घरेलू हथियार है वो रखिए। और यदि आपको लाइसेंस नहीं मिलता, सरकार से लाइसेंस मांगिए। यदि आपको कहता है वो कि आपको आत्मरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि मुझे आत्मरक्षा की ज़रूरत है, तो आप कट्टा खरीदिए, ले आइए कट्टा। कहीं भी मिलता है, सब जगह मिलते हैं कट्टे। यदि कहीं नहीं मिलता तो पुलिस वाले को कह दीजिए, वो ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि पुलिस वाला भी अपना कमीशन लेगा। वो 3000 की बजाय 4000 में मिलेगा, तो पुलिस वाले को कह दीजिए, वो कोई ना कोई पुलिस वाला आपका जानकार हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं से वो कहेगा ठीक है वहाँ से मंगा लो, या वो मंगवा के दे देगा, तो आपके पास भी हथियार होगा। हथियार होना बहुत लाजमी है आज की तारीख में। जो समय चल रहा है उसके लिए आत्मरक्षा में आपको अपने घर, अपने इंजाम से रहना चाहिए। मैं नहीं बोलना चाहता, ना मेरा कोई मतलब है। अब वो ताहिर हुसैन के बारे में कहते हैं उन्हें बम चढ़ा रखे थे, उसने पेट्रोल बम रखे थे, उसने ईंट पत्थर चढ़ा रखे थे, उसने घर पे रखा। जब उसके घर पर हमला होगा और लोग आएंगे, वो अपनी जान नहीं बचाएगा। किसी भी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि वो यदि हथियार क्या गोली भी ले रहा था अपने पास में, उसके बाद बंदूक भी थी, तो भी बोला क्या वो आत्मरक्षा में अपनी बंदूक नहीं चलाएगा। उसके घर पे यदि 100, 200, 500 आदमी आके हमला करेंगे तो वो अपनी जान नहीं बचाएगा। इस ना तो कोई अदालत में बात करने को तैयार, पुलिस वाला उन्हीं के ऊपर है। उन्हें अपने घर पे, अखबार वालों ने, टीवी वालों ने इतना प्रचार प्रसार किया कि ताहिर हुसैन के पास में इतना वो रखा, छत पे ये रखा। अरे भाई, उसके घर पे जब हमला हो रहा है, लोग आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उसको पता है कि यहाँ मेरे घर हमला होगा, और जब हमला हो रहा है तो वो अपने घर पे अपनी रक्षा के लिए ईंट पत्थर नहीं बजाएगा, वो ऊपर से गोले नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जो पेट्रोल बम है वो पेट्रोल बम नहीं फेंकेगा, लोगों को कैसे भगाएगा, सीधा मर जाएगा, लो मार दो मुझे। ये कहाँ का बात हुई। ना किसी बेईमान टीवी वाले, बेईमान ये चर्चा कराने वाले, और जितने भी ये बैठते हैं, ये टीवी पे एंकर बोलते हैं, इन आदमी किसी ने नहीं बोला भाई उसके पास था या नहीं था। यदि था तो अपनी आत्मरक्षा में उसने रखा था, वो रखना उसके लिए ज़रूरी था। वो खुलेआम नहीं मर सकता। हर आदमी अपने, अब मान लिया मेरे घर पर कोई हमला करेगा, तो यदि मैं अपने घर पर कोई इंतजाम करके रखूँ तो मैं अपनी रक्षा में अपना नहीं इंतजाम करूँगा, मैं ऐसे ही मर जाऊँ। मैं कम से कम मैं भी कोशिश करूँगा 2-4 को मार के मरूँगा तो हुई। तो ये इंसानियत ये नहीं देखते कि भाई वो आदमी ने, यदि ताहिर हुसैन ने अपने घर पे अपना मसाला चढ़ा रखा था तो वो आत्मरक्षा के लिए नहीं चढ़ा, वो बिना बात के तो नहीं बजा रहा था। जब लोग उसके घर पर हमला करने के आए तभी तो उसने मारा, छोड़ा, जो भी छोड़ा। वो किसके घर मारने गया था क्या? तो जिस देश में उल्टा राग है, इस देश में सच्ची बात कोई सुनने को तैयार नहीं, सच्ची बात कोई कहने को तैयार नहीं, सच्ची बात कोई मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ इस देश में सब उल्टा चल रहा है। और यहाँ एक दलितों के ऊपर, अभी तो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए हैं, अभी इस देश में दलितों के ऊपर करने की सोच रहे हैं। तो जो ये दलित मुस्लिम एक होते जा रहे हैं, वो ये मजबूरी है कि इस देश में जो चंद आदमी हैं, मुट्ठी भर आदमी हैं, वो अपनी सत्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस देश को पुलिस के बल पे, हम इस देश को मिलिट्री के बल पे कब्जा करके रखें, इन लोगों को हम ज़मीन में उठा दें, हम यहाँ मनुस्मृति लागू करके वही पुराना करते। पर मैं ये बता दूं, ये लागू नहीं हो सकती इस देश में। इस देश का दलित हो या मुसलमान हो, सब जागे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि देश हमारा है, अमन चैन से रहे। हम इस देश में किसी तरह की भी कोई भी ऐसा बाउंडर पैदा नहीं करना चाहते जिसमें देश में दंगे हो, गृह युद्ध हो या कोई हो। हम ये चाहते हैं भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, यदि वो भगवान को मानते हैं तो वो लोग भी ईमानदारी से रहें, हर आदमी की इज्जत करें। हमारे लोग भी जो दलित भाई हैं या जो मुस्लिम भाई हैं, वे लोग भी सबकी इज्जत करें, प्यार से रहें। हम लोगों का इसी में भला है। ये देश हमारा है। बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है। मुग़ल रहे कितने साल, अंग्रेज़ रहे, यहाँ सब लोग रहे, तो उस तरह से यहाँ रहे हैं।
और उसके बाद ये लोग गोरे चले गए, इन कालों को राज दे दिया। ये सारे बदमाश आदमी निष्पक्ष नहीं है, बेईमान आदमी हैं, कभी भी निष्पक्ष से कभी भी किसी को उसका हक नहीं देना चाहते। ये इस देश की मनोवृत्ति है। इसलिए मेरा सब समाज के भाइयों से, चाहे वो स्वर्ण हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उन सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि भाई सब लोग इस देश के वासी हैं, हम सब इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं जन्मे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं काम कर रहे हैं। आप भी यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सारा काम यहीं कर रहे हैं। इसलिए भाइयों में जात पात बनी है, ये जिस वजह से बनी, कब से बनी, ये बनी है, लेकिन हमें अपने मन से जात पात निकाल करके सब भाई बहन को एक होकर के रहना चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग हैंड टू माउथ हैं, जो लोग 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान हैं, हम सबको मिल करके उन लोगों के लिए 2 रोटी का इंतजाम करना चाहिए। ये मैं मेनली सब समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ। लेकिन दलित भाइयों से मैं एक स्पेशल निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इस देश में सरकार की इच्छा, चाहे कोई भी सरकार आए, भारत सरकार में कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आई तो वही हाल था, बीजेपी आई तो वही हाल है। इस देश में दलितों को कोशिश ये की जा रही कि जहाँ से ये आए हैं इनको वहीं वापस भेजा जाए। इसलिए मैं दलित भाइयों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि वो जाग जाए। हम लोगों के साथ जो जुल्म, जाति, अत्याचार और जिस तरह दबा के रखने की कोशिश की जा रही है वो बहुत गलत है। लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। मेनली मैं आपको एजुकेशन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनने की योजना एक बहुत बड़ी योजना। यदि हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमें आगे बढ़ने कोई नहीं रोक सकता। और ये हम जानते हैं कि जो इस देश में जो दलितों के जीन्स है, मुख्यतः जाटव चमार के जो जीन्स है, वो जीन्स ओरिजिनल जीन्स है। हम लोग बहुत जल्दी पिकअप करते हैं और इस देश का जितना भी दलित है, दलित वर्ग है, वंचित समाज है, वो सब एक होकर के रहे, जात पात अपनी भूल जाए। हम सब लोग को एक होना चाहिए। एजुकेशन में हम लोग को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। अब ये कोई तरीका है? एक तरफ समाज पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम के बढ़िया वाले स्कूलों में, एक तरफ ऐसी जगह बैठ करके पढ़ते हैं गाँव देहातों में जहाँ साली दरी भी नहीं, चाट भी नहीं, चटाई भी नहीं, जहाँ बैठने के लिए कुर्सी तो बहुत लंबी बात है। इस तरह के माहौल में हमारे पढ़ते हैं, नाम रखते हैं हरिजन विद्यालय। तो ये इनकी मानसिकता है। हरिजन विद्यालय नाम रखने की क्या ज़रूरत है? हरिजनों का ही है वो, उसमें बाकी लोग नहीं पढ़ते, सब समाज के पढ़ते हैं। नाम ऐसा रखना चाहिए जो सब कोई को, और फिर नाम तो आज सरकार के नाम होते हैं, सरकार के नाम से ही चलना चाहिए। एजुकेशन में कोई भी निष्पक्ष नहीं है। आज दिल्ली में मैं बैठा हूँ, दिल्ली की देखता हूँ, यहाँ कितने तरह की सरकार एजुकेशन दे रही है। कोई प्रतिभा स्कूल है, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इतनी तरह की एजुकेशन देने की ज़रूरत क्या है? जितने भी स्कूल हैं सब में एक से एजुकेशन क्यों नहीं? सब में हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक पैटर्न पे चलते हैं उनमें भी हिंदी होनी चाहिए, और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें भी हिंदी होनी चाहिए। और यदि सरकारी स्कूलों में, यदि प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम है तो हमारे सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम के ही एजुकेशन होनी चाहिए। ये सब बेईमानी का राग है। आगे जा कर के ये लोग, जब कोई कंपटीशन होता है, नीट की परीक्षा होती है, नेट की परीक्षा होती है, जेई की परीक्षा होती है, सारी परीक्षाएं तो सब लोग को बराबर बैठ के देखनी है। 12वीं पास किया है, एक सरकारी स्कूलों के 12वीं पास किए बच्चे हैं, दूसरी तरफ सारे पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, तो कौन पास होगा? किसके मार्क ज़्यादा आएंगे? सारे जितने एग्ज़ाम होते हैं आगे चल के सब बराबर के होते हैं। तो एजुकेशन भी बराबर की होनी चाहिए। हम लोगों की मांग है सरकार से कि निष्पक्ष रहे। इस देश को एक चलाना है, बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है, इसको हमने हज़ारों साल आज़ाद रखना है, हमने इसको दोबारा गुलाम नहीं होने देना है। उसके लिए ज़रूरी है कि देश में निष्पक्षता बरती जाए। यही मैं अदालतों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अदालतें भी निष्पक्ष होकर के फैसला दे। नहीं, अदालतें जहाँ तो उनको पता लग जाए दलित है, ये शुल्काश का आदमी है, चमार है, जाट, उसको तुरंत फैसले का मूड ही बदल जाता है और जज उसके ऊपर फैसले गलत देता है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें कि दूसरे आदमी को जनरल कास्ट को फैसला कुछ और दिया हुआ है, जब शेड्यूल कास्ट का जब बात आई तो उसी फैसले को सेम, सब कुछ सेम होते फैसला दूसरा देते हैं। तो ये क्या है? अदालतों में स्वर्ण कास्ट के आदमी बैठे, ये सारी बेईमानी नहीं है सरकार की?
क्यों नहीं दलित जाना चाहिए, क्यों नहीं मुस्लिम जाना चाहिए, क्यों नहीं सिख जाने चाहिए, क्यों नहीं क्रिश्चियन जाने चाहिए। सब जो जिस देश में पैदा हुआ उस सब का बराबर का हक है, सभी को राइट मिलना चाहिए। इसके लिए मैं अपने समाज की एक गलती बताता हूँ, वो मैं बता देता हूँ कि हमारे देश में जो चल रही है पॉलिसी कि इन दलितों को पिछाड़ा जाए, इनको पीछे रखा जाए, उसके लिए दलित समाज जागृत हो जाए। और एजुकेशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को कहा है कि शिक्षित बनो, उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार की नीयत है कि इनको नहीं पढ़ने देना। और हमारी ताकत ये है कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हमारा ये है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ऊंची क्लास का बच्चा बड़ी क्लास का बच्चा, जो बच्चा बीए में पढ़ रहा है, वो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को पढ़ाए। शाम को 2 घंटे बच्चों के लिए निकाले और एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे जो उसको मिल सके, उनको अपने अपने क्षेत्रों में जो गरीब के बच्चे हैं, दलित के बच्चे तो प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई बनिया का, ब्राह्मण का, ठाकुर का, किसी का भी बच्चा हो, यदि वो पढ़ने में कमज़ोर है और वो पढ़ना चाहता है, हमें इतना दिलदार होना चाहिए कि हम लोग उनको भी, बच्चे को, गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसको भी बढ़ाएं। और मेरे जितने रिटायर्ड आदमी हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है और उनको आदेश भी है कि वो लोग समाज के लिए काम करें। कम से कम 2 घंटे हर आदमी समाज के लिए लगाए और पहला प्राथमिकता के आधार पर वो एजुकेशन पर लगाए। सब जगह, घरों घरों, गांव गांव में 10-10 सेंटर, शहरों में भी जगह जगह जहाँ भी मिले। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए पढ़ाने के लिए हाल होना चाहिए। आप छत पर बैठ के पढ़ाइए, आप किसी के कमरे में बैठ के पढ़ाइए, आप कहीं पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाइए, आप सड़क के किनारे बैठ के पढ़ाइए, आप 2, 3, 4, 6 बच्चों को कहीं भी लेके बैठिए, पढ़ाइए। और वो जो रिटायर्ड आदमी हैं, जो हमारे पढ़े लिखे आदमी हैं, या जो लोग सर्विस में हैं, उनकी ड्यूटी है कि कम से कम 2 घंटे समाज के लिए लगाएं, बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं। यदि बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा तो बड़ी क्लास का बच्चा भी होशियार हो जाएगा और छोटी क्लास का बच्चा पढ़ करके होशियार हो जाएगा। इस तरह से दोनों बच्चे एजुकेशन ले जाएंगे। सरकार की एजुकेशन पर डिपेंड नहीं हो, वो अपने लेवल पे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे करके टॉप करवाइए, नाम जागृत करिए, नाम लाइए कि इस देश में दलित के बच्चे सबसे आगे बढ़ रहे। वो तभी संभव है जबकि हमारे हर आदमी ने ये कसम उठा ले कि मैंने 2 घंटे समाज के लिए, बच्चों के लिए लगाने हैं। तो वो मान लिया कोई आदमी 10वीं 12वीं को नहीं पढ़ा सकता, वो पहली, दूसरी, चौथी को तो पढ़ा सकता है। वो बच्चा ABCD का वो बच्चों को जोड़ना घटार थोड़ा बहुत तो सिखा सकता है। वो जिस लेवल का जो आदमी हो, जितने छोटे बच्चे को भी पढ़ा सकता है, उसको भी पढ़ाए। इससे मेरा सारा समाज पढ़ जाएगा। जो बच्चे घर बैठे हैं उनको भी पढ़ाइए, जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी पढ़ाइए। उनको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अपनी 2 घंटे निकाल करके, बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज है, वो कर्ज नहीं हम चुका सकते, लेकिन कम से कम उनके कहे के अनुसार हम 2 घंटे अपना समय दे के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि आप एजुकेशन को संभाल सके तो मैं कहता हूँ कि देश में हमें कोई पीछे नहीं धकेल सकता और हम दिन पर दिन आगे बढ़ेंगे। यही मेरा अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों से अनुरोध है कि वो लोग 2 घंटे की कसम उठाएं कि मैंने समाज के लिए 2 घंटे देना है, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म जाति के सोचे हर गरीब के बच्चे को अपने बच्चों से पढ़वाएं। तो मैं समझता हूँ हमारा जो बच्चा पढ़ाएगा वो बहुत होशियार हो जाएगा और वो एक देश का बहुत आगे बढ़ करके आगे नाम रोशन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों का, अपने सब साथियों का ये आग्रह करता हूँ कि मेरी इन बातों को जितना जल्दी हो इसको पूरे देश में, पूरे जहाँ तक आप जानकार हैं, आपके पास जो भी ग्रुप है उन सब में भेजिए। उन लोगों को मेरा आग्रह यदि पसंद आएगा तो वो फॉलो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरा ये कार्यक्रम पढ़ो पढ़ाओ, बच्चे पढ़े भी पढ़ाए भी, ये कार्यक्रम यदि आपने चला दिया तो देश चंद वर्षों में ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम लोग तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, हम तो उम्र के बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो मेरा यही संदेश है समाज को कि वो लोग 2 घंटे समाज के लिए दें। धन्यवाद। जय भीम, जय नमो बुद्धाय।